Antacids. These are the drugs which are usually alkaline substances and used for neutralizing excess acid in the stomach of patients suffering from hyperacidity. Antacids basically क्या होते हैं, these are the alkaline substance because these anti to acids. मतलब if patient is suffering from क्लोरहाइड्रिया, हाइपर एसिडिटी, उसको हाइपर एसिडिटी है किसी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन हो गया है, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको उसको क्या दोगे, एंटासिड्स. तो बेसिकली एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटी टू एसिड्स. इफ़ दीज आर एंटी टू एसिड्स मीन्स दीज आर अल्केलाइन सब्सटेंस विच act to neutralize the excess of acid that's created in the stomach. ठीक है. एंटासिड्स जो हैं वो हमेशा सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस ऑफ एसिड. अगर किसी को एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक्सेस ऑफ एसिड से स्टमक में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो एंटासिड जो क्या है उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं. जो सिम्टम्स हैं वो उनसे रिलीफ देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये अल्केलाइन होते हैं, एंटी टू एसिड होते हैं. ये जो एसिड जो रिलीज हो चुका है स्टमक में उसको न्यूट्रल कर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये क्योर कर देंगे. ये आप 4 to 5 जो इसका अगर 9 to 10 आवर्स का इसका एक्शन है, तो 9 to 10 आवर्स के बाद आपको फिर से अपनी जो डोज है वो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं. ठीक है. It is possible to measure the efficacy of antacid in terms of neutralizing capacity. If you want to determine how much your antacid is efficacious, then you have to check the neutralizing capacity of that antacids. You will check the antacid take how much time to neutralize the acids, and but pH goes at the end of the process. ठीक है. It is known that the production of gastric hydrochloric acid is a continual process. It means administration of antacid is also a continual process. You know, we take food 3 times a day. ठीक है. तो it is the process that in 3 times a day our stomach release HCl to digest that food. ठीक है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एसिड का रिलीज होना हमारे स्टमक में. ठीक है. तो जो एंटासिड्स हैं उनको भी आपको कंटिन्यूस सेशन में लेना पड़ेगा. ये नहीं है कि आज आपने ले लिया, आपको कल लेने की ज़रूरत नहीं है, परसों लेने की ज़रूरत नहीं है. जो एंटासिड्स हैं वो भी आपको कंटिन्यूटी में ही यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है. तो अब आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जब आप जितने एंटासिड यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन बेसिस हो. अगर वो स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन होंगे तो वो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड तक चले जाएंगे, जिससे आपको सिस्टमिक एल्केलोसिस हो सकता है. आपके सिस्टम में, बॉडी के सिस्टम में एल्केलोसिस हो जाएगा, जिससे आपको नोजिया, वॉमिटिंग, आप फेंट भी हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं आपको. ठीक है. तो ये जो आप एक कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको अपनी डोज जो है वो रिपीट करनी पड़ती है, आपको डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं, बिकॉज दिस गिव्स ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ. तो जो एंटासिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन नहीं होने चाहिए. अगर वो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होंगे तो आपकी वो म्यूकोजल जो लेयर है, जो स्टमक में जो लाइनिंग हुआ है, म्यूकोसा की जो लेयर है, उसको भी वो आपको डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन होते हैं वो हार्श होते हैं टू द स्किन. ठीक है. The action of antacid should be more or less gradual without evoking rebound acidity. जो एक्शन ऑफ एंटासिड्स है वो ग्रेजुअल होना चाहिए. ठीक है. ग्रेजुअल का मतलब क्या है कि जैसे आपने डोज ली, आपने अभी एंटासिड लिए, तो वो एक ग्रेजुअल सेशन में उसको न्यूट्रलाइज करें. ये ना हो कि आपने लिया एकदम से सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है. एकदम से उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, उसके बाद क्या है, जो स्टमक एसिड रह गया वो वहीं पे पड़ा है और उसने फिर से डिस्कम्फर्ट फील करना स्टार्ट करवा दिया आपको. ठीक है. तो जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए कि पहले वो थोड़ा सा एसिड न्यूट्रलाइज करे, फिर थोड़ा सा 1 2 3 4 ऐसे ग्रेजुअल जो है उसकी जो इफेक्ट है वो ग्रेजुअल होना चाहिए विदाउट वोकिंग rebound acidity. Further, antacid therapy is usually no longer duration. It means that the antacid should not have any side effect. ठीक है. ये बेसिकली वही पॉइंट है कि जो एंटासिड है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के नहीं होने चाहिए. ज़्यादा मतलब क्या आता है, जो थेरेपी है उसको अपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रन नहीं करना. जैसे आपको खाना हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन आप क्या है कि हर बार जो है एंटासिड यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ कर रहे हो फॉर द मंथ, फॉर द ईयर्स. ठीक है. तो इससे क्या होएगा, ये आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो आपकी जो बॉडी है, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने एंटासिड लिया वो स्टमक में ही न्यूट्रलाइज करेगा. Some of the amount of that antacid may be
इट कैन बी स्टोर्ड इन थ्रू द गैस्ट्रिक लाइनिंग टू द ब्लड, ठीक है। अब डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं, डेली वो स्टोर हो रहा है, वो जाके ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से अल्कोलोसिस भी हो सकता है आपको, ठीक है। इफ एंटासिड्स और वाटर soluble they may be able to produce systemic alkalosis due to their absorbable and disturbing acid base balance of body fluids, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, मोस्ट ऑफ एंटासिड्स आर यूजली वाटर इनसॉल्युबल। अगर आपका एंटासिड जो है इफ दिस इज वाटर soluble then it has the capacity to absorb through the gastric lining to the mucosa to the blood, ठीक है। तो it's provided that the antacid should be water insoluble. Mostly marketed preparation that containing antacids are mostly water insoluble except sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is water soluble, so it has the capacity that maybe some of the amount of sodium bicarbonate absorbed through the gastric lining. If this happens, if your antacid absorbed through the gastric lining to the blood to then it may disturb the acid base balance of the body and it may cause systemic alkalosis. नेक्स्ट, एंटासिड जो हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करते हैं आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल साल्ट्स बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एंटासिड जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे जो है वो एक्ट करते हैं, तब करते हैं व्हेन ये कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द केटोइन्स सच एज कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा हैव कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट वेयर दैट ऑफ मैग्नीशियम इज हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन combination of calcium, magnesium and aluminum salt are generally employed as antacid. These combinations help to overcoming constipative effect of aluminum and laxative effect. Basically what they are saying that antacid जो है वो क्या होते हैं, वो अल्कली सॉल्ट्स होते हैं, वो अल्कली है, ठीक है। अल्कली क्या होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। व्हेन इट रिएक्ट विद HCl इट ब्रेक HCl ब्रेक डाउन टू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड सोडियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन टू सोडियम प्लस कार्बोनेट नेगेटिव देन कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इफ एंटासिड कंटेन एनी आयन लाइक एल्यूमिनियम सॉल्ट इट कंटेन एल्यूमिनियम सॉल्ट, इट कंटेन मैग्नीशियम सॉल्ट, इफ इट कंटेन सोडियम सॉल्ट। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कि जो ये केटोइंस हैं जब HCl के साथ वो रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो ये आयन जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। जो फ्री हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर इफेक्ट करते हैं, अपने साइड इफेक्ट्स देते हैं। तो एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप कैल्शियम कंटेनिंग या फिर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि जब उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है जो आपने एंटासिड यूज़ किया था उसमें कैल्शियम का सॉल्ट था, जहाँ मैग्नीशियम का सॉल्ट था, जहाँ एल्यूमिनियम का सॉल्ट था, वो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो है वो फ्री फॉर्म में आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, साइड इफेक्ट देंगे। साइड इफेक्ट क्या है, अगर कैल्शियम है तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कब्ज, बाउल का क्लियर ना होना, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कैल्शियम जो है और एल्यूमिनियम जो है ये दोनों जो हैं आयंस जो हैं, जो दोनों केटोइंस जो हैं ये दोनों कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट देते हैं। बट जो मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड यूज़ कर रहे हैं तो उसका लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। लैक्सेटिव कहता है फ्रीक्वेंट क्लियरिंग ऑफ बाउल, ठीक है। तो उसको लूज मोशंस लग जाएंगे। तो ये जो मार्केट प्रेपरेशन जो आती हैं वो कॉम्बिनेशन में आती हैं। इसमें या तो कैल्शियम के सॉल्ट के साथ मैग्नीशियम होगा या एल्यूमिनियम के सॉल्ट के साथ मैग्नीशियम होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मार्केट में आता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप दोनों का इफेक्ट यूज़ करते हैं तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो वैनिश कर देते हैं एंड पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता पेशेंट को, ठीक है। एंटासिड जो हैं उनको अब इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स क्या होते हैं, जो स्टमक की लाइनिंग है, जो स्टमक की म्यूकोजा है उसके ऊपर जो है पिट्स बन जाते हैं, उसके ऊपर जो है वुंड्स बन जाते हैं, उसके ऊपर जो है ऐसे जो कोई
डिफेक्ट आ गया है, जिससे क्या होता है जब आप एसिड, जब आपको खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जब आपकी बॉडी जो है एसिड रिलीज करती है, तो उसके जो पिट्स हैं उसके ऊपर, गैस्ट्रिक लाइनिंग के ऊपर जाके वो एक्ट करता है एसिड, तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन फील होता है। तो इन केसेस में भी एंटासिड का यूज़ होता है। एंटासिड क्या करते हैं, जो एसिड जो पड़ा है स्टमक उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो उसकी गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो म्यूकोजा है, उसकी फर्दर रैप्चरिंग को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो है एंटासिड की इज एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आप न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो मेजर करते हैं, आपके पास कोई एंटासिड है, आपने देखना है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पोटेंट है, तो आप क्या करोगे, लेबोरेटरी में जाओगे, उसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी देखोगे एंटासिड की, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है न्यूट्रलाइज करने की HCl को। तो इसकी जो मेजरमेंट्स है वो किस में की जाती है, मिली इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, एवरी एंटासिड प्रोड्यूस मस्ट हैव ए टोटल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl पर डोजेज। ये रिकमेंड किया गया है कि अगर कोई एंटासिड आप बनाते हैं, आप मार्केट में सेल करते हैं, तो उसकी मिनिमम 5 मिली इक्विवेलेंट जो है वैल्यू होनी चाहिए पर डोजेज। एक बार जो आपने डोज ली, मॉर्निंग में आपने एंटासिड लिया, उस एक डोज की मिनिमम 5 मिली इक्विवेलेंट्स HCl को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम है तो वो एंटासिड जो है वो मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा, वो नहीं आएगा। मिनिमम जो वैल्यू है 5 मिली इक्विवेलेंट है। दिस इज रफली इनफ टू रेज pH इन एन एसेंशियल एम्प्टी स्टमक टू 3.5। जो ये वैल्यू है ये सफिशिएंट है अगर आपका एम्प्टी स्टमक है। देखो, एम्प्टी स्टमक जो होता है उसमें कोई खाना नहीं है, कोई फूड आइटम नहीं है, उसमें सिर्फ अगर एसिड रिलीज होता है तो सिर्फ HCl ही होगा। अगर एम्प्टी स्टमक है तो HCl ज़्यादा, एसिडिटी जो है वो pH लेवल जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सारा एसिड ही पड़ा है, कोई खाना तो है ही नहीं जो उसको न्यूट्रल कर सके, तो एसिडिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर ये जितना हमने 5 मिली इक्विवेलेंट बोला है, ये कहते हैं ये इनफ है एम्प्टी स्टमक में अगर pH पड़ा हो, उसकी pH को 3.5 तक लेके जाने के लिए। ठीक है, 1 to 2 to 3.5। अगर आपको मैंने पहले बताया था, अगर pH कम है एसिडिटी होती है, 1 to 7 जाते जाते एसिडिटी कम होती जाती है, 7 to 12 जो है वो बेसिक होता है। ठीक है, the more potent a product is, more acid it can neutralize. A product that neutralizes 2.5 milli equivalent per dose is half as potent as that of neutralized 5 milli equivalent that one that neutralize। ये कैलकुलेशंस दी गई हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पोटेंसी जो है आप कैसे चेक करोगे कि जितना वो एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। वो तो है ही ना, अगर एंटासिड जो है वो अगर ज़्यादा एसिड न्यूट्रलाइज करता है तो वो ज़्यादा पोटेंट है, अगर कम एसिड न्यूट्रलाइज करता है तो कम पोटेंट है। और ये कैलकुलेशन जो है ये भी जो है ये ऐसी है कि अगर 5 मिली इक्विवेलेंट HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, अगर कोई एंटासिड, अगर ए एंटासिड जो है 5 मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर रहा है, बी एंटासिड जो है वो 2.5 को कर रहा है, सी जो है वो 10 को कर रहा है, तो ये जो है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट से आप कंपेयर करके 2.5 वाला, तो आप ये कह सकते हैं कि 2.5 वाला जो है वो उससे हाफ पोटेंट है, और 10 वाला जो है 5 से वो उससे ट्वाइस पोटेंट है। ठीक है, एंटासिड क्लासिफाइड एज सिस्टेमिक एंटासिड्स, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स। ठीक है, ये नॉन सिस्टेमिक की टाइप के बेसिकली एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिस्टेमिक एंटासिड। सिस्टेमिक क्या होता है, ब्लड सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, इफ द एंटासिड absorb through the gastric lining to the system of the body, then it must be absorbable। ठीक है ना, इट मस्ट तभी अब्जॉर्ब होएगा ना, अगर कोई एंटासिड है वो अब्जॉर्बेबल है तभी तो फिर सिस्टम में जाएगा। ठीक है, तो सिस्टेमिक एंटासिड को अब्जॉर्बेबल एंटासिड भी बोल देते हैं। तो अगर अब्जॉर्बेबल है दैट मस्ट बी सॉल्युबल। ठीक है, दे आर सॉल्युबल, रेडिली अब्जॉर्बेबल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइटिक alterations and alkalosis। The example is sodium bicarbonate। Systemic antacids कौन से होते हैं, which have the capacity to solubilize easily and readily absorb। readily क्या होता है,
जल्दी से readily absorb from the gastric lining, from the gastric mucosa to the system of the body, to the blood, ठीक है, so that there they can cause the alkalosis, ठीक है, they can alter the physiological acid base balance of the body because these are alkali in nature, ठीक है, these are anti to acids, basically alkali in nature. When it absorbs to the system of the body, it cause alkalosis in the blood and also alter the physiological acid base balance of the body. The example is sodium bicarbonate. Second है non systemic non absorbable antacid. ये वो एंटासिड्स हैं जो अब नॉट अब्जॉर्ब नहीं अब्जॉर्ब होते इजीली, ठीक है, और ये जो है वो इतने सॉल्युबल भी नहीं होते, तो ये है जो अपना सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे पहले तो सॉल्युबल नहीं कम होते हैं, ये सॉल्युबल हो भी जाते हैं तो अब्जॉर्बिलिटी बहुत कम होती है, अब्जॉर्ब ही नहीं होते, ठीक है, तो अगर अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये क्या करते हैं सिस्टम में नहीं पहुंचते, ब्लड में नहीं पहुंचते, तो ये अपना इफेक्ट जो है वो स्टमक तक ही अपना लिमिट, इसका जो इफेक्ट है स्टमक तक की लिमिटाइजेशन जो रहती है ये लिमिटेड इफेक्ट देती है, ये स्टमक में ही इफेक्ट देते हैं, बस ये क्या करते हैं ये वहाँ पर जाते हैं स्टमक में, एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं और जो है इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर पास हो जाते हैं, ये सिस्टम में अब्जॉर्ब नहीं होते, इसको इनको नॉन अब्जॉर्बेबल बोलते हैं, ठीक है, इनको आगे डिवाइड किया गया है एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशंस। एल्यूमिनियम कंटेनिंग क्या होते हैं, जो ये इसकी एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम आइनो एसीटेट, डाईहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कंटेनिंग जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अब आगे कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशंस। कॉम्बिनेशन क्या होती है, हमने पहले डिस्कस की है कि क्या होता है कि कभी कभी जो आयंस होते हैं वो HCl के, जब कभी वो ड्रग्स होती हैं वो HCl को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो कैटायंस है वो फ्री हो जाती हैं, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, मैग्नीशियम जो है वो लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मार्केट में दिया गया है, ठीक है, तो देखो these are antacid mainly used to overcome the side effect of commonly used drugs like the constipative effect of calcium and aluminium and co-administered with the magnesium, ठीक है, examples are जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट है मैग्लोरेट, ये है मोनो एलियम हाइड्रेट के साथ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर्स, ठीक है, नेक्स्ट है द एंटासिड्स एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म देयर बाय लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस गैस इज एबल टू कॉज डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टॉर्शन ऑफ स्टमक, इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट दिस इन एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड्स are to be used with antacid preparations. Apart from these preparation, antiflatulent like simethicone, deforming agents and dimethicone used with these combination drugs which quells the bubbles formed during reaction. Actually जो एंटासिड्स होते हैं वो अल्कली होते हैं, ठीक है, व्हेन दे गो टू द स्टमक इट रिएक्ट विद HCl, ठीक है, समटाइम इन सम ऑफ द एंटासिड व्हेन इट रिएक्ट विद द एसिड्स दे कॉज लिब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या तो आपने देखा है कि जब भी कोई अल्कली कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, समटाइम क्या होता है एंटासिड्स जो है जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये व्हेन इट रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कॉज लिब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब वो लिब्रेट होती है स्टमक में तो जो पेशेंट है उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है और उसको फिर क्या है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वैनिश करने के लिए एंटी फ्लैटुलेंट्स दिए जाते हैं। एंटी फ्लैटुलेंट जो है वो उसका एग्जाम्पल है समिथिकोन, ये डीफॉर्मिंग एजेंट है, और डेमिथिकोन, ये समिथिकोन एंड डिमेथिकोन ये दोनों जो है ये ड्रग्स में कॉम्बिनेशन में आते हैं ताकि जो गैस है वो इजीली पास हो जाए, ठीक है, एंटी फ्लैटुलेंट्स, ठीक है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये उसको डिफॉर्म कर देते हैं, मतलब, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड है जो ये क्या करता है, विच फ्लोट ऑन स्टमक कंटेंट एज बैरियर to prevent its absorption into esophagus. Example is alginic acid, sodium bicarbonate containing antacid mixture,
ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जब ये एंटासिड जो हैं ये HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो इसोफेगस में, वो फूड पाइप में बैक आ जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है हमें जो बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो हम जो है प्रेपरेशन में कॉम्बिनेशन में एल्जीनिक एसिड डाल देते हैं। एल्जीनिक एसिड जो है वो ऐसा एक केमिकल है जो क्या करता है स्टमक की ऊपर वाली लेयर में फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है एक बैरियर बना लेता है कि जो जो कंटेंट स्टमक में पड़ा है वो वापस ना जाए इसोफेगस में, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन में आता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एंटासिड एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज एन इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है आउटसाइड टू द बॉडी। इन विट्रो टेस्ट है जिसमें क्या होता है नॉन क्वांटिटी में हम एंटासिड लेंगे, ठीक है। उसको हम गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे देन pH ऑफ द एसिड इज मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। उसके बाद क्या करेंगे हम जो आपने एंटासिड को मेजर्ड अमाउंट ऑफ HCl में डाला है तो उसकी हम pH नोट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है। फॉर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ एसिड कंज्यूम्ड बाय द सैंपल, हम ये देखेंगे कि एंटासिड ने कितना टाइम, जैसे आपने 2 मिनट के बाद देख लिया, फिर 4 के बाद देख लिया, फिर 6 के, आप देखोगे जो एंटासिड है 2 मिनट के बाद कितनी pH कितना न्यूट्रलाइज कर दिया था, 4 के बाद कितना कर दिया था, 6 के बाद कितना, वो कैसे देखोगे आप pH नोट करके, ठीक है। बिसाइड हैविंग एसिड न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी antacid may cause inactivation of protease enzyme, denaturation of these by metallocytine or by absorbing the enzyme by itself, ठीक है। तो इससे क्या होता है जब आप बार बार आप चेक करोगे एक टाइम इंटरवल के बाद 2, 4, 6 के बाद, तो आपको एंड पे ये पता चल जाएगा जब सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो pH जो है वो बेसिक की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो pH है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप कहाँ तक बढ़ती है ये देखिए, हमने ये नोट कर लेंगे। फिर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा एसिड है, जो हमारा एंटासिड है, उसकी वो कितने टाइम में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और किस टाइम के बाद वो न्यूट्रलाइज करना छोड़ देता है और कितना उसकी कैपेसिटी है एसिड को न्यूट्रलाइज करने की। द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस जो मेथड है, दिस मेथड इज दैट कि हमारी जो स्टमक है इट कंटेन्स सो मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइम लाइक प्रोटीज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। ये भी तो इंटरफेयर करते होंगे ड्यूरिंग सम टाइम, ये क्या करते होंगे, क्या पता ये एसिड बढ़ाते, एसिडिटी का HCl को बढ़ाते हों, क्या पता उसकी pH जो है डिक्रीज कर देते हों, ठीक है। जब हम इन विट्रो टेस्ट करते हैं, आउटसाइड टू द बॉडी करते हैं, तो वहाँ पे हम इन एंजाइम्स हैं इनको नहीं लेते हैं, तो जो टेस्ट है उसकी प्रॉपर जो कैलकुलेशन नहीं आएगी, कुछ तो जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रॉपर आएंगे। तो ये ड्रॉबैक्स रह जाते हैं हमारे जो टेस्टिंग में, क्योंकि हम इन एंजाइम्स को ले नहीं पाते। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि एसिड कितने, एंटासिड जो है कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम जो प्रोटीज एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, इनकी इंटरफेरेंस नहीं चेक करते। तो ये टेस्ट जो है कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं है इसके, तो ये बहुत लेस यूज़ होता है, ठीक है, उसकी इवेल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट है आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटासिड। आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर, हैज़ फाइन पार्टिकल। ऑब्वियसली अगर ये वाटर सॉल्युबल होगा तो अब्जॉर्ब करेगा तो साइड इफेक्ट आएंगे, सिस्टमिक साइड इफेक्ट आएंगे, तो ये इनसॉल्युबल होना चाहिए। सेकंड है इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, और सेम है, ठीक है, इनसॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, और वो अब्जॉर्बेबल भी नहीं होना चाहिए। अगर अब्जॉर्बेबल होएगा तो भी वो सिस्टम में जाएगा और अल्कलोसिस कॉज करेगा, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जो एंटासिड आप ले रहे हैं, आपने मान लो मॉर्निंग में ले लिया, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए, ठीक है। और जो इफेक्ट है वो उसका जो है ग्रेजुअल होना चाहिए, जैसे 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, और पूरा जैसे अगर इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में रहेगा, तो आपको ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कोई जॉब पे जा रहे हैं, तो आपको आफ्टरनून में फिर से ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है, और इवनिंग में फिर से लेनी है, तो ये चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं। तो ये मार्केट में प्रेपरेशन आती हैं, सक्सेसफुल वही रहती हैं जिनकी जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो और आपको कम यूज़ करना पड़े। दैट्स वाई OC20 जो है वो मेजरली यूज़ किया जाना वाला एंटासिड है। आपने देखा होगा किसी का भी कोई सर्जरी होता है तो उसको OC20 का कैप्सूल, देखो कि OC20 का आपने एक कैप्सूल लेना है सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो पूरा जो होल डे जो है उसका इफेक्ट रहता है। तो एंटासिड जब बनाते हैं तो ये उसकी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि वो एंटासिड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है ग्रेजुअल हो।
मोरओवर इट शुड नॉट बी लैक्सेटिव एंड कॉन्स्टिपेशन, लैक्सेटिव भी नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन भी ना कोच करे, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट नहीं कोई होना चाहिए, और ये स्टेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने एंटासिड लिया आज मार्केट से, आपने कल देखा वो तो सेपरेट हो चुका है, नीचे पार्टिकल्स हैं, ऊपर जो है वो लिक्विड रह गया है, फिर आप मिक्स करके ले रहे हो, फिर डोज आपकी जो है वो रॉन्ग जा रही है आपके अंदर, ठीक है, और रेडली अवेलेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने लिया और जो आपको असर होना था वो हुआ ही नहीं, रेडली होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड नॉट बी प्रोड्यूस लार्ज, और ऐसा होना चाहिए जिसमें लिबरेशन ऑफ गैस ज़्यादा ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो ज़्यादा ना निकले, अगर ज़्यादा निकलेगी तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। जो एंटासिड है उसकी जो बफर जो pH रेंज है वो 4 to 6 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 to 6 है जो वो माइल्ड अल्कली हो गया, क्योंकि आफ्टर 7 जो है वो बेसिक होता है। अगर ज़्यादा अल्कलाइन लोगे दैट कैन कोज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द मिकोजा ऑफ स्टमक, ठीक है। द एंटासिड शुड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन द प्रोटीलिटिक। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज एंजाइम दैट increase the acidity of the stomach, that increase the acidity of the stomach, ठीक है। पेप्सिन इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द नेम, जो पेप्सी जो है उसका नाम जो है पेप्सिन से ही ड्राइव हुआ है। पेप्सी जो है वो भी एक ड्रिंक है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड कंटेंट इंक्रीज करता है। सेम इज विद पेप्सिन, पेप्सिन इन द स्टमक इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो जो एंटासिड है वो क्या करता है, इन पेप्सिन एंजाइम को भी इनहिबिट करता हो। अगर ये इन एंजाइम को इनहिबिट करता होगा तो जो इफेक्ट है वो लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि यही एंजाइम जो है एसिडिटी को रिलीज करवाते हैं, ठीक है, एसिड को रिलीज करवाते हैं। पर मार्केट में ऐसी कोई प्रेपरेशन नहीं है जो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करती हो, ठीक है। ऐसा कोई आइडियल एंटासिड नहीं होता, ठीक है। एंटासिड जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है आजकल? ऑरल सस्पेंशंस में, टैबलेट्स में, और च्यूएबल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल प्रोडक्ट्स जो है ये इस फॉर्म में आ रहा है। द नेक्स्ट जो है, जो हमारे सिलेबस में जो इनऑर्गेनिक जो एजेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्रेपरेशन जो है उसकी अगर स्मॉल स्केल पे आपने प्रेपरेशन करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को आपने पास करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देनी है, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आपने फिर क्या करना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में से डिजोल्व करके आपने सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेना है, ठीक है। पर इंडस्ट्रियल स्केल में जो प्रोसेस यूज होता है उसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्राइन सोल्यूशन यूज होता है। ब्राइन सोल्यूशन कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सैचुरेट किया जाता है अमोनिया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्राइन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन। द सोल्यूशन इज नाउ फिल्टर्ड एंड पास थ्रू कार्बोनेटिंग टावर्स। In this it is allowed to come in contact with the current of carbon dioxide and the tower cooled to enhance precipitation। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने ब्राइन सोल्यूशन लेना है सोडियम क्लोराइड का, उसको आपने सैचुरेटेड करना है अमोनिया के साथ। वो क्यों करते हैं? टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड आयरन की जो इम्प्योरिटी होती है उसको आप रिमूव करते हैं ताकि ये इंटरफेयर ना करें, वरना एंड पे क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आपने सोल्यूशन को फिल्टर करना है, उसके बाद उसने आपको पास कार्बोनेटिंग टावर है, कार्बोनेटिंग टावर के बीच में से उसको पास कर देना है। उसमें आपने जब वो ये पास करोगे आपने उसको करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से आपको उसको कांटेक्ट में लेके आना है। उसके बाद जब उसके कार्बन डाइऑक्साइड कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम जो है, आपने सोडियम क्लोराइड जो डाला है वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने उसको टावर को कूल कर देना है ताकि जो भी प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ये cooled to enhance precipitation of sodium bicarbonate is less। मतलब क्या है कि आपने कार्बोनेटिंग टावर में से उसको पास करना है, उसके बाद उसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड का करंट पास करवाना है। तो जो आपका जो ब्राइन सोल्यूशन है दैट कन्वर्ट इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो जो बाइकार्बोनेट बनता है दैट इज लेस सोलुबल होता है वाटर में। तो आप क्या करते हो, उसके प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो आप उसको कलेक्ट कर लोगे। ये सारा उसका प्रेपरेशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये प्रेपरेशन जो है वो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस मतलब कि ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और अमॉर्फस भी हो सकता है, ठीक है। सलाइन इसका टेस्ट होता है, फ्रीली सॉल्युबल वाटर में होता है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल होता है। जब भी आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये सेस्क्यू कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेस्क्यू कार्बोनेट्स क्या होते हैं,
सेस्क्यू कार्बोनेट्स क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का होना। सेस्क्यू होता है थोड़ा सा अमाउंट सोडियम बाइकार्बोनेट का रहेगा, थोड़ा सा अमाउंट सोडियम कार्बोनेट का रहेगा, क्योंकि आपने उसको गर्म कर दिया है, गर्म करने से जो उसका थोड़ा सा वाटर कंटेंट है वो लूज हो जाएगा, एच जो है वो निकल जाएगा, थोड़ी सी अमाउंट में रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेस्क्यू कार्बोनेट्स। ठीक है, जब भी आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो एफोसेंस होगी। ठीक है, इस सोल्यूशन इज अल्केलाइन, ऑब्वियसली अगर एंटासिड है अल्केलाइन भी होगा, और जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे एफोसेंस भी होगी, और ये जब आप 100 पे गर्म करोगे तो सेस्क्यू कार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है, अब आपने करना है ऐसे में आपने करना है, आपने 1 ग्राम सैंपल लेना है, उसको 20 ml वाटर में डिजोल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, देखो ये एंटासिड है, अल्केलाइन है, बेस है। आपने क्या करना है, जब इसको ऐसे करना है तो आपने सिंपली इसको एसिड के साथ टाइट्रेट कर देना है। इंडिकेटर कौन सा डालना है, तो 2 ही इंडिकेटर मैंने आपको पहले बताया था, फिनोल बथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। या फिनोल बथलीन कर लो या मिथाइल ऑरेंज कर लो। सिंपली आप करोगे 1 ग्राम सैंपल लोगे, डिजोल्व इन 20 ml वाटर, देन टाइट्रेट विद द एसिड। ठीक है, एसिड कौन सा लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने टाइट्रेट कर लेना है। ठीक है, इंडिकेटर कौन सा डालना है, मिथाइल ऑरेंज। यूजेस क्या है, सबसे जो फर्स्ट यूज है यही है कि ये एंटासिड है। ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है इसकी, एंटासिड प्रेपरेशन में यूज होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट यूज है बफर सोल्यूशन। जो हम बफर सोल्यूशन बनाते हैं, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उस कभी कभी क्या होता है, हम उस ड्रग्स को जब स्टोर करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू एसिडिटी, ठीक है, दीज ड्रग्स स्पॉइल्स। ठीक है, तो वी ऐड सम सॉल्यूशंस इन द ड्रग सिस्टम so that with the time their pH cannot be changed. ठीक है, these solutions called buffer solution are the solution that resist to change in the pH of the drug. किसी ड्रग सिस्टम की आप चाहते हैं कि टाइम के साथ पीएच चेंज ना हो, चाहे उसकी किसी एयर के साथ रिएक्शन हो, चाहे कोई ढक्कन खुला रह जाए, कोई गैस के साथ रिएक्शन हो जाए, पर उसकी पीएच चेंज ना हो। अगर पीएच चेंज हो गई तो वो ड्रग खराब हो सकती है, तो आप क्या करोगे, उसमें बफर डाल दोगे। बफर क्या करता है, उसकी एसिडिटी को, उसकी पीएच कंटेंट को, उसकी अल्कलिनिटी को चेंज नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है टू चेंज द पीएच। ठीक है, उसके बाद है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका जो एक्टिव सोल्यूशन है उसको आप लोकली भी अप्लाई करते हो बर्न्स के ऊपर, इंसेक्ट बाइट्स के ऊपर। कोई बर्न हो गया है, अपने इंसेक्ट पे बाइट कर लिया है कोई, क्योंकि जब इंसेक्ट बाइट करते हैं तो मेजर ऑफ द इंसेक्ट जो हैं वो एसिड रिलीज करते हैं अपने मुंह से। ठीक है, वो एसिड जो है, जैसे येलो बी जब भी काटती है वो एसिड रिलीज करती है, तभी आपको वो इचिंग कोज होती है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे कोई भी बेसिक आइटम जो है आपने वहाँ पे फेंकनी है जहाँ पे इंसेक्ट बाइट करता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, तो आपको जो इचिंग वो है, जो स्वेलिंग जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक है, दैट मेजरली यूज ऑन द बर्न्स। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एफर्सेंट मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें बबलिंग होती है, ये उसमें भी डाला जाता है। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस मिलके जो है बबलिंग करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर में जिनको बबलिंग आप चाहते हैं कि बबलिंग हो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, तो समटाइम उसमें भी डाला जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, AlOH थ्राइस, जिसका OH जो है 3 टाइम्स जो है इसमें लगा होता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्वियस वाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड हैविंग वेरिंग अमाउंट ऑफ बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट। ये एक एक्वियस वाइट विस्कस सस्पेंशन है, मतलब जेल है ना, जो जेल है तो वाइट कलर की होती है, तो विस्कस तो होएगी, सस्पेंशन भी है। और होता क्या है, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है हाइड्रेटेड स्मॉल अमाउंट में, और थोड़ा सा इसमें एल्युमिनियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, this preparation may be sometimes have methyl oil, peppermint oil, glycerin, sucrose, saccharin, etc. as flavoring and sweetening agent and sodium benzoate as preservative. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है जब भी मार्केट में आती है, इसमें थोड़ी सी अमाउंट में मिथाइल ऑयल भी होता है, पिपरमिंट ऑयल भी होता है, जो इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को मास्क कर सके, ताकि जब हम इसको लें तो हमें जो है ये टेस्टी लगे, कोई ऐसी हमें ये बिटर टेस्ट ना आए इसका। वो साथ में इसके समटाइम सुक्रोज भी ऐड कर देते हैं ताकि जो इसका स्वीटनिंग टेस्ट आए, स्वीट टेस्ट आए, जो आप बच्चों के लिए या फिर अब जो 60 पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये सुक्रोज का डाल देते हैं ताकि मीठा हो तो लेने में ईजी रहे। साथ में इसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। सोडियम बेंजोएट को क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ये इसको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, ये वाइट विस्कस सस्पेंशन है। ठीक है,
बट अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, स्टैंडिंग अमाउंट पे स्टैंडिंग उसमें मोड पे रखते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की एक कैपेबिलिटी होती है कि जिसमें से लिक्विड है वो ऊपर आ जाए, ऊपर उसकी लेयर आ जाए और नीचे जो है सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो सेटल हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आपने इसको वेल शेक करना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जेल गिव्स अस्टिंजेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट। जब भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, AlCl3। देखिए रिएक्शन में क्या है, AlOH3 जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है। एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करता है, मतलब जो स्किन के ऊपर प्रोटीन्स पड़े हैं, स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा डेब्रिस पड़ी हैं, ये उनको प्रेसिपिटेट कर देगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसको आपने वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है, आपने इसको फ्रीज नहीं करना है। अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो क्या होएगा, मैंने आपको बताया कि इसकी कैपेबिलिटी होती है सेपरेट आउट होने की, तो जो नीचे जो सेटल्ड जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, वो उनका केक बन जाएगा। तो जब आप शेक करोगे तो फिर भी आप इसको शेक करके सेमी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, वो अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो फ्रीज नहीं करना, आपने इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। तो सेकंड जो है, इसको अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए इसको मोस्टली ब्लू और एम्बर कलर की बॉटल्स में डिस्पेंस किया जाता है। जब आप मार्केट में इसको लेने जाओगे तो आपको जो वो जो बॉटल है उसका एम्बर कलर या ब्लू कलर की होगी, ताकि अट्रैक्शन हो। लोग कोई भी बंदा जिसको कोई भी पेशेंट जिसको ये डिजीज़ है या फिर जिसको हाइपर एसिडिटी है, अल्सर्स हैं, उसको ये लेने में ईजी रहे, उसको अट्रैक्ट करती है ऐसी बॉटल्स, ठीक है। ड्यू टू कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट इट मस्ट एडमिनिस्टर विद मैग्नीशियम। सो आपको मैंने पहले ही बताया था एल्यूमिनियम जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, एल्यूमिनियम कॉज द कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इसका कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट, तो इट मस्ट बी डिस्पेंस्ड विद द मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम हैज लैक्सेटिव एक्टिविटी, सो बोथ द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कंबाइन विद ईच अदर एंड बैनिश द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये पॉपुलर एंटासिड है। और रिएक्शंस को क्या क्या हैं इसकी न्यूट्रलाइज करने की गैस्ट्रिक एसिड को, सबसे पहले जो है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कम्प्लेक्स बनता है। ये कम्प्लेक्स है वो H3O पॉजिटिव के साथ, H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव भी क्या देते हैं इसको, अगर वाटर निकाल दें तो H पॉजिटिव रह जाएगा। तो जो कम्प्लेक्स जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके सेकेंड कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद कम्प्लेक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए आप फिर से वो कम्प्लेक्स जो है फिर से H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, फिर से कम्प्लेक्स बनता है, फिर से H पॉजिटिव फिर से कम्प्लेक्स बनता है। सो ये इसकी जो ये हम ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। सिंगल डोज में कम अमाउंट में वो 3 टाइम्स H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। एसिड कंज्यूमिंग कैपेसिटी, मतलब एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो चेक करनी है वो आपने कैसे चेक करनी है इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे हम। आपने क्या करना है, वे अमाउंट में जेल ले लेना है 1.5 ml, उसको आपने फ्लास्क में लेना है, ठीक है। आपने उसमें क्या करना है 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl डाल देना है, ठीक है। आपने उसको फिर शेक करना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के 1 आवर के लिए। फिर आपने इसको टाइट्रेट करना है एक्सेस जितना न्यूट्रलाइज हो गया HCl, ठीक है, जितना उस फ्लास्क में रह जाएगा जो रिमेनिंग HCl है उसको आपने टाइट्रेट करना है, उसको आपने 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इंडिकेटर कौन सा डालना है, ब्रोमोफिनॉल ब्यू, ठीक है। जो 1 ग्राम जेल है शुड कंज्यूम नॉट लेस देन 12.5 ml एंड नॉट मोर देन 25 ml ऑफ 0.1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये उसकी कैलकुलेशन है कि जब आप उसकी टाइट्रेशन करोगे उसके बाद जो रीडिंग्स आएंगी आपने इससे कंपेयर कर लेनी है कि अगर आपने 1 ग्राम जेल ली है उसने 12.5 ml से लेस HCl कंज्यूम नहीं करना और 25 ml से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। यूजेस क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो बहुत स्लो एक्टिंग एंटासिड है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी बिकॉज इट्स a slow acting antacid, so it have longer duration of action. More the longer duration of action, less it will be slow acting, ठीक है। longer duration action होने से क्या है, आपको डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मॉर्निंग में एक बार ले लिया, आपको आफ्टरनून में लेने की जरूरत नहीं है, इवनिंग तक इसका इफेक्ट रहेगा आपकी बॉडी पे, ठीक है। सेकेंड जो है, इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन एलिमेंट्री
कैनाल एंड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड जो इसका इफेक्ट है ये है कि ये आपकी कैनल में अब्जॉर्ब नहीं होगा और कोई इसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती, जिससे एंटीफ्लैटुलेंट डालने की जरूरत नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा कोई भी पेशेंट को, ठीक है। मोर ओवर ये इसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, ठीक है। और ये जितनी भी इंटेस्टाइनल की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इट वाइडली यूज द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बाय एब्जॉर्बिंग, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है टॉक्सिन को अब्जॉर्ब करने की, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है इसकी, गैसेस को टॉक्सिन को अब्जॉर्ब करने की। अगर आप मान लो इंटेस्टाइन में कोई आपके टॉक्सिसिटी हो गई है, आपके गैसेस की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, आपके टॉक्सिन्स की वजह से आपको बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इसकी कैपेबिलिटी है ये है कि ये इन टॉक्सिन को अब्जॉर्ब कर लेता है और फीसिस में रिलीज कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट एज ए फिल्टर मीडियम। ये जो ड्रग्स बनाते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है ये लुब्रिकेसी प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेसी क्या होती है, अगर मान लो आपने पैरासीटामोल की टेबलेट बनानी है, अगर उसमें लुब्रिकेंट नहीं है तो वो जो टेबलेट है वो कभी भी पाउडर जो है वो टेबलेट बनने में बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि ड्राई फॉर्म में होता है, उसको टेबलेट बनाने के लिए पाउडर को लुब्रिकेंट डालते हैं। तो जो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये लुब्रिकेंट होता है और फिल्टर मीडियम होता है। आपने मान लो किसी सोल्यूशन को, किसी वाटर सैंपल को आपने फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन के लिए जो मीडिया यूज़ होता है, जो सीव यूज़ होती है, छननी यूज़ होती है, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनती है, ठीक है। और मोर ओवर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ एज ए मोड्रेंट फॉर डाइंग टेक्सटाइल्स। जो ये डाइंग जो टेक्सटाइल्स होती हैं, जो डाई करती हैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है जिसमें डाई करने के लिए डाइंग होती है, मटेरियल्स डाई किया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है एज ए मोड्रेंट। एंड ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक ग्लेज। ऑल इसकी जो कांच ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें भी इसका यूज़ है, सिरेमिक ग्लेज में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर जो है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है दैट इज़ MgOH2। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ हैविंग 7 to 8.5% वेट बाई वेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्योरीफाइड वाटर। मतलब क्या है, 7 to 8.5, चलो 7 से कम नहीं होना चाहिए, 8.5 से ज़्यादा नहीं होना, 7 to 8.5 वेट बाई वेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने लेना है, आपने उसको वाटर में डिजोल्व कर देना है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्रीम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्रीम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट इज मिक्स्ड विद सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर टू गेट ए स्मूथ क्रीम, ठीक है। आपने क्या करना है इसकी, अगर आप लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO को आप अगर वाटर में डाल देते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। And another one preparation is if you add magnesium sulfate to the sodium hydroxide solution or water, then it also get converted into magnesium hydroxide with the release of sodium sulfate, ठीक है। According to pharmacopoeia, it allows the use of 0.1% citric acid so as to minimize the action of the glass containers on milk of magnesia। एक्चुअली क्या होता है, जब आप मिल्क में मैग्नीशिया को ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं, देन समटाइम्स क्या होता है, ये उस ग्लास कंटेनर के ऊपर इफेक्ट डालता है, ग्लास कंटेनर में से कोई ऐसा आयन जो है सोडियम लीचिंग वगैरह कर लेता है। तो फार्माकोपिया ने ये जो है लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है कि आपने जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डिस्पेंस करना है, ग्लास बॉटल्स में डिस्पेंस करना है, तो आप उसमें सिट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड की कैपेबिलिटी होती है कि जो ग्लास कंटेनर में से सोडियम लीच आउट होके आएगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ही सिट्रिक एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा। उससे क्या होता है, उस आयन की, उसके टॉइन की इंटरफेरेंस नहीं होती आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर में, तो वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है वो सेफ रहता है, ठीक है। इट इम्पार्ट्स ए बिटर टेस्ट वोलेटाइल। अब सिट्रिक एसिड जो है
वो क्या करता है जब आप इसको ऐड करते हैं, आप ऐड करते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, बट ये क्या करता है इसकी वजह से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है। तो सम पेशेंट जो है उसको उनको कंपैटिबिलिटी नहीं रहती इसके साथ, वो इस बिटर टेस्ट की वजह से उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाते, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ईजी नहीं रहता। तो क्या करते हैं आप इसमें वोलेटाइल ऑयल डालते हैं, लाइक वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, लाइक पिपरमिंट ऑयल, ठीक है, मतलब पुदीने का फ्लेवर डाल दिया आपने, ऑरेंज फ्लेवर डाल दिया आपने, ऐसे जो ऑयल्स होते हैं उनके वो डाल देते हैं ताकि जो उसका टेस्ट है वो मास्क हो जाए, ठीक है। ये वाइट यूनिफॉर्म सस्पेंशन है, वाइट कलर की होती है। यूनिफॉर्म मतलब क्या आता है, यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल बड़ा है कोई छोटा है कोई बड़ा है, यूनिफॉर्म स्मूथ टेक्सचर की होती है सस्पेंशन ये, ठीक है। इस अब ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो होती है जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी होती है कि जब भी आपको उसको स्टैंडिंग मोड पे रखोगे आपको वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। जब भी आपको यूज़ करना है इसको, शेक वेल बिफोर यूज़ वाला फॉर्मूला जो है वो आपने इसको लगाना है, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, आपने इनको स्टोर करना है टाइटली क्लोज कंटेनर में, और आपने इसको कोल्ड प्लेस पे रखना है। कोल्ड प्लेस मतलब सनलाइट से दूर रखना है, बट यू कांट नेवर फ्रीज दीज प्रेपरेशंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द सस्पेंशंस कैन नॉट बी फ्रीज बिकॉज these are the suspensions, ठीक है। if you freeze when it on the standing mode it convert into the liquid and the solid form. If during freezing temperature the solid form may be converted into cake, into a solid mass which get not be converted into the suspension after shaking, ठीक है। the label on the container side stage is shake valve, इसलिए इसको लेबलिंग किया जाता है कौन से लेवल के साथ, शेक वेल बिफोर यूज। द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूजली डिस्पर्स्ड इन ब्लू कलर्ड बोटल्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको मोस्टली अट्रैक्टिव कलर में ही डिस्पेंस किया जाता है, सो दैट जो पेशेंट है वो अट्रैक्ट हो और उसको लेने में इजी रहे, ठीक है। तो इसको कौन सी बॉटल में डिस्पेंस करते हैं, ब्लू कलर की बॉटल में डिस्पेंस करते हैं। क्यों, इसके साथ क्या होता है, ब्लू कलर के साथ जब हम इसको ब्लू कलर की बॉटल में से इसको देखा जाता है तो जिसका जो कलर है वो ज़्यादा वाइट लगता है। वाइटनेस जो है हर पेशेंट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन जो है रेड और ब्लू कलर का होता है, जो पेशेंट है वो उसको उसके साथ कभी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उस पेशेंट को वो कभी नहीं ये चाहता होता कि मैं ऐसे कलर का सोल्यूशन जो है वो ड्रग की फॉर्म में लूँ। मोस्टली पेशेंट जो है वाइट कलर ही प्रेफर करते हैं, पर इसका जो कलर होता है थोड़ा वाइट से थोड़ा रस्टी टाइप का होता है, तो उसको वाइट दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इसको ब्लू कलर में डिस्पेंस किया जाता है ताकि जो कलर है वो वाइट अवियर हो, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, इट फाइंड यूज एज एंटासिड एंड लैक्सेटिव, ठीक है। एंटासिड तो है ही क्योंकि इसकी अल्कलीन नेचर है, एंटी टू एसिड है, ठीक है। सेकंड वन इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मैग्नीशियम कैटाइन हैज़ लैक्सेटिव एक्शंस। तो ये जो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है, बाउल जो है वो क्लियर नहीं हो रहे, तो उसको मैग्नीशियम का सॉल्ट दे देते हैं अकेला, तो वो लैक्सेटिव एक्शन होता है इसका, ठीक है, इफेक्ट है इसका। डोज क्या है 5 to 10 ml एज एन एंटासिड एंड 15-30 ml एज लैक्सेटिव, ठीक है। देन it has alkaline reaction, it used in alkaline mouthwashes, however because of alkalinity it can cause liberation of alkaloids from their solutions due to अब इसका alkaline nature है, ठीक है, एंटी टू एसिड है, ठीक है। तो जो माउथ वॉशेस जो होते हैं, माउथ वॉशेस बेसिकली क्या होते हैं, टू वॉश द माउथ, टू वॉश द वकल कैविटी, बाय यू वॉश द माउथ टू kill the bacteria that grows into the buccal cavity after the indigestion, after the biting of food items, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। तो आप ज़्यादा एसिड भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपकी बकल कैविटी में जो स्किन लाइनिंग है वो रैप्चर हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। आप ज़्यादा बेसिक भी नहीं यूज़ कर सकते, तो आप क्या करते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में एंटासिड, मतलब एल्केलाइन कोई सोल्यूशन ले लीजिए, आपको उसका डाइल्यूट फॉर्म यूज़ कर लोगे आप, उससे क्या होता है, माउथ वॉश करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की डाइल्यूट फॉर्म जो है वो माउथ वॉशेस में यूज़ होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी अल्कलाइन नेचर है, तो ये क्या करता है, कोई सोल्यूशन में अगर आप इसको डाल दोगे तो इसकी ये नेचर होती है, ये उसमें से अल्केलॉइड्स निकाल ले, अपने अल्केलॉइड्स उसको दे दे, ऐसा ये रिएक्शंस करता रहता है, ठीक है। थैंक यू।